आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पे बात करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम बिल्किस नाम से करेंगे। दो बिल्किस आज की तारीख में, आज के दिन में खबरों में रही। एक बिल्किस गुजरात की, और गुजरात की बिल्किस किस्मत की मारी है, और एक बिल्किस वादी कश्मीर की, वो बिल्किस जो किस्मत की नहीं, जो हालात की नहीं, बल्कि अपने करतूत की मारी है। तो पहले बिल्किस, वो बिल्किस जो किस्मत की मारी है। याद होगा आपको साल 2002 गुजरात के वाक़ात, और गुजरात में गोधरा कांड के बाद जो कुछ भी हुआ उस पे मुल्क के हालात जिस तरह के बने वो अपनी जगह पे, लेकिन बिल्किस बानो का मामला जो है तब से सुर्खियों में रहा। बिल्किस बानो उस खानदान की, उस फैमिली की खातून थी जिसके पूरे खानदान को उसके सामने उसके इज्तिमाई अस्मादरी भी की गई और उसके पूरे खानदान को कत्ल किया गया। उसमें बाद में अदालतें लगी, केस लगे, 11 मुजरिमीन, उसमें मुलजिमीन को मुजरिम बाज़ाब्ता तौर पे करार दिया गया और महाराष्ट्र की और अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें सज़ा भी सुनाई। लेकिन पिछले साल आपको याद होगा गुजरात की सरकार ने उन मुजरिमों को, उन मुलजिमों को, या उन उस वक़्त के जिन पे वो इल्ज़ाम लगे, उनको माफ़ कर दिया और उनको रिहा करने के अहकाम दिए। ये गुजरात सरकार का फैसला था। बिल्किस बानो और उसके लोग मुअज़्ज़ज़ अदालत गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सुनने, बहस मुबासे के बाद आज बाज़ाब्ता तौर पे फैसला सुनाया, और गुजरात सरकार के फैसले को मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त करते हुए, मुस्तरद करते हुए बताया कि जिन मुजरिमों को कबल अज़ वक्त रिहा किया गया उन्हें वापस जेल में ठोसा जाएगा। इन 11 मुजरिमीन, सब के सब 11 मुजरिमीन को 2 हफ्ते की मोहलत दी गई। 2 हफ्ते के अंदर इन्हें जेल के अंदर रखेगा। और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करते हुए बताया कि सरकार किसी रियासत की तब कोई हुक्मनामा सुना सकती है, तब कोई फैसला सुना सकती है जब उसके इलाकाई हदूद में मुलजिमान को सज़ा दी गई होगी। और इस मामले में जिस अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो जुरिडिक्शन ही नहीं है गुजरात सरकार का, तो फिर ये सज़ा कैसे माफ़ हो सकती है। तो ये जो मामला है 2002 से शुरू हुआ था। गोधरा में आग लगी थी, रेल की पटरी पे रेल के डब्बे को आग लगी थी, और उसके बाद मुल्क ने सब कुछ, या दुनिया ने सब कुछ देखा। ये तस्वीर का एक रुख है। अब जरा हम दूसरे रुख का हाल अहवाल भी आपको बताएंगे। कश्मीर की बिल्किस का हाल अहवाल थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, लेकिन हम आप खुशी की खबर, बड़ी अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद 4 NCC यूनिट्स कायम करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है, और इस मंजूरी में उधमपुर, कुपवारा और कारगिल में एक बॉयज़ एंड गर्ल्स बटालियन और उधमपुर में एक एयर स्क्वाड्रन भी शामिल है। इन यूनिटों के कयाम के नतीजे में मौजूदा 27,870 कैडेट्स के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12,860 कैडेट्स का इजाफा होगा। और फिलहाल डायरेक्टरेट के 2 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं जिनमें कुल 10 NCC यूनिट्स हैं जो तीनों जग्रफाई खितों का अहाता करते हैं, और इस तौसी से खिते के नौजवानों में जो खुशी है उसमें इजाफा भी होगा। ये 2 नए यूनिट्स के क़याम का ऐलान किया, यानी जम्मू कश्मीर में इसी के हवाले से सरफहरिस्त है। और बात जब जम्मू कश्मीर की आती है तो जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज हाल सबको मालूम है, और उसी मौसम की मिजाज या मौसम की बेरुखी, कोहरा और धुंध ने आज मरकजी वजीर दिफा या हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत को भी जम्मू में उतरने के हवा, जो कल उनका प्रोग्राम था, उसको भी रद्द करवा दिया। आज उनका प्रोग्राम कल के लिए था, और कल के हवाले से आज के प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर रखी थी। बाज़ाब्ता तौर पे कैडर के हवाले से भी मामलात रखे गए थे, और वज़ीर दाखिला जो अपने दौरे के दौरान भारत संकल्प यात्रा की एक बड़ी तकरीब में जम्मू में शिरकत भी कर रहे थे। अपने दौरे के दौरान वो 1379 करोड़ रुपए की तामीर किए गए प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ भी करने वाले थे। 2348 करोड़ रुपए के तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्टों के संग बुनियाद भी रखने वाले थे, और अपने क़याम के दौरान
दौरान वो अवामी वफूद से मुलाकात भी करने वाले थे। वहीं जम्मू के गुलशन ग्राउंड में एक अवामी रैली का एहतमाम भी किया गया था और बीजेपी की लीडरशिप की तैयारियों को हतमी शक्ल भी दे रही थी। बफ्रियाज भी जा रहे थे और वहाँ पे जो जेर हिरासत मारे गए आम शहरी उनके रिश्तेदारों से मुलाकात भी करने वाले थे, उनकी पीठ भी थपथपाने वाले थे, आला सतही मीटिंगों के हालात का जायजा भी लेने वाले थे। लेकिन इस सारे पे आज बाद दोपहर रविंदर रैना के एक ट्वीट ने वाज़ा करते हुए बता दिया कि वजीर दाखिला का जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो फिलहाल नहीं हो रहा है। वजह उसकी बताया गया कि कल कोहरा है, मौसम का मिजाज जो है मौसमियात ने बताया कि उतरने के लायक नहीं है, तो उसके बाद उनका कल का दौरा रद्द किया जाता है। ज़रा साफ कर दे, इसी हफ्ते की बात है, नायब सदर हिंद जम्मू की सिकास्ट यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से आने वाले थे लेकिन आ नहीं सके। मौसम का मिजाज धुंध और कोहरा, वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं आ सके, लेट पहुंचे और उनका दूसरा प्रोग्राम था लेकिन जो मेन प्रोग्राम था उनका नहीं हो सका। कल भाजपा के सदर जगत नारायण नड्डा भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले थे लेकिन कल भी मौसम का मिजाज कोहरा और उसके दौरान उनका दौरा मनसूख करना पड़ा और फिर वर्चुअल तरीके से ही जो कमेटी है, वर्किंग कमेटी थी, उससे खिताब करना पड़ा। और कल अब जो अमित शाह के दौरे पे जम्मू कश्मीर आना था उसमें भी मौसम का मिजाज है। जम्मू से लेके कश्मीर तक हमारे हवाई अड्डों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। क्या वाकई में एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? अगर हैं तो क्यों नहीं उतर सकते हैं ये जहाज? और ख़ास तौर पे हमारे जो वजीर दिफा उनका जहाज़ जो है सोफिस्टिकेटेड होता है, वो एयरफोर्स का जहाज़ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तो वो क्यों नहीं उतर सका? क्या हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं इनमें ये परेशानी अभी भी है जो हमने सिर्फ इनका नाम इंटरनेशनल रखा है, इनमें जो लैंडिंग फैसिलिटी नहीं है, इमरजेंसी कहीं लैंडिंग करनी पड़े तो क्या नहीं हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इरफान फाजिल को हमने जिम्मेदारी सौंपी थी, वो इस सारे मामले पर देखते क्या है असल हकीकत। तो इस इरफान ज़रा बताइए, आप जो वर्कआउट कर रहे थे उसके क्या नतीजा निकल के आया कि क्या हमारा जम्मू और श्रीनगर का हवाई अड्डा जो है ये सिर्फ नाम का इंटरनेशनल है या कि इसमें है इंटरनेशनल वाली सहूलियात ताकि इमरजेंसी लैंडिंग हो, ताकि हमारे प्रधानमंत्री आ सकें, वजीर दिफा आ सकें, दाखिला आ सकें और उन्हें लैंडिंग में परेशानी न हो? और फिर जब आप शाम को किसी एक्सपर्ट से बात करें वो बता रहे थे कि जो एयरफोर्स का जहाज है जिसमें वजीर जो दाखिला आ रहे थे वो बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड है, तो हमारे एयरपोर्ट इतने हैं कि हाईली सोफिस्टिकेटेड जहाज भी नहीं उतर सकते। देखिए सनम जी, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई सारी चीजें इंटरनेशनली एक्लेम्ड रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एलएस सिस्टम होता है, कैट सिस्टम होता है या विंडमिल सिस्टम होता है, कई सारी चीजें जो रडार सिस्टम्स होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ अगर देखा जाए तो मौसम के कई मामला जो है उसे देखने पड़ते हैं। और कई सालों से हमने देखा कि जब बर्फ होती थी या बारिशें होती थी या फॉग रहता था तो अक्सर बेशतर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह शिकायतें आती थी कि फ्लाइट्स डिले हो जाती थी या फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती थी, या रीजन बताया जाता था कि जी फॉग है या फिर रनवे पर अभी क्लियरेंस नहीं है। मगर जब आपने इंटरनेशनली इसको क्लेम कर दिया है, अगर आपने इंटरनेशनली फ्लाइट्स लेनी है, क्योंकि आपको याद होगा, सिंपल मुख्तसर बताइए, क्या हमारे हवाई अड्डे जो है, मुख्तसर बताइए, वक्त की कमी है, क्या हमारे हवाई अड्डे उस लायक नहीं कि यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक? ये सिर्फ नाम के हैं या काम के भी हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स? इसीलिए आपसे पहले कहा कि अगर हम देखा जाए तो इंटरनेशनली एयरपोर्ट जो होते हैं एक्लेम्ड होते हैं। अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करेंगे, सैंटियागो की बात करेंगे, शिकागो की बात करेंगे, कितनी बर्फबारी वहां होती है और कितनी धुंध वहां रहती है, कितना फॉग वहां रहते हैं, मगर आप देख सकते हैं 24/7 वहां एयरलाइंस टेक ऑफ या मूव करती रहती है। मगर हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का खाली नाम तो है। नाम है। चलिए एक पॉइंट, मुझे एक और पॉइंट है, क्योंकि कश्मीर, जम्मू मुल्क से बहुत से लोग इन एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं इस मौसम में, इस फॉग वेदर के मौसम में, जब वजीर दाखिला का सोफिस्टिकेटेड जहाज नहीं उतर सकता, तो जो आम जो जहाज है, पैसेंजर जहाज, ये फिर हमारे लिए बड़ी खतरे की घंटी बजा रहे हैं, हमारी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं जो पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए एब्सोल्युटली, अगर देखा जाए रिस्क फैक्टर तो है, मगर साथ ही साथ जिस तरीके से आपने खुद वजीर दाखिला की बात किया, जो भी डिफेंस के जितने भी एयरलाइंस है या एयरफोर्स के जो जहाज है वो काफी पावरफुल होते हैं, उसमें हाई गैजेट्स होते हैं और वो इन सारी मौसम के साथ साथ कई सारी चीजों को टैकल भी कर लेते हैं। मगर जहां तक आपने देखा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अक्सर बेशतर डिले फ्लाइट चलती है, कैंसिल फ्लाइट चलती है, मैं तो कहूंगा कि एक रिस्क फैक्टर भी है। जब आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है तो फिर आप रिस्क फैक्टर पे ही जहाज को लैंडिंग या टेक ऑफ पे लाते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए श्रीनगर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर इस तरह की फैसिलिटीज नहीं है तो कह सकते हैं कि खामियां बहुत ज्यादा चलिए, है। खामियां अभी बहुत तो आप ज्यादा देखिए हैं, आगे रिस्क फैक्टर है जो हमारे इन। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, हमारे कान बड़ा खड़ा हो गए थे क्योंकि जब वजीर दाखिला का जहाज नहीं उतर सकता है मौसम की खराबी की वजह से, बाकी जहाज उतारे जाते हैं, तो वो तो हमारे लिए बड़े रिस्की हैं क्योंकि उनके भी उसमें भी इंसान जाते हैं, उन इंसानों की जान को बड़ा खतरा हो सकता है। शायद हमारे अरबाब इक़दार इस चीज़ की तरफ गौर करें कि कहाँ पे कमी है हमारे एयरपोर्ट्स में, जो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। हमें तो बताया जाता है कि हमारे पिदरम सुल्तान बूथ थे, वो तो बड़ा तेज़ है। हमारे जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, हम इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, तो अगर हैं इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड्स तो कश्मीरी में कहा जाता है कि जो छालो पालो ननन ईद दो, तो ईद के ही दिन पता लगता है कि धोबी के कपड़े जो है वो कितने उसके अपने हैं। तो यहाँ तो हमें मौसम में पता चल ही पाता है कि हमारा जो कश्मीर है, जम्मू है, हमारे एयरपोर्ट जो हैं वो कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, कितने हैं। तो चलिए, ये एक तस्वीर का पहला रुख, लेकिन दूसरी तस्वीर पे यहाँ चलिए। दूसरी तस्वीर आपको नाज़रीन बताते चले, मौसम के मिजाज में जो लोग होते हैं एयरलाइन में सफर करते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह सवाल आज उठाया था, उस पर बात की है। वो क्या बात की वो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से तजाती वक्फे के बाद।